21st July 2022, सेविंग मदर्स, माओं का बचाव करना. Data on MMR should lead to restructuring healthcare systems for women. Maternal mortality rate MMR यानी मातृ मृत्यु दर, उसका जो डेटा है, जो आ रहा है डेटा, उससे हेल्थ केयर के, स्वास्थ्य केयर के जो सिस्टम्स हैं, उनको फिर से उनकी संरचना को बदलने की ज़रूरत है महिलाओं के लिए. Few things in science or social science are as incontestable as the importance of maternal health to human development. विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में कुछ ही ऐसी चीज़ें हैं जिनसे कंपटीशन किया जा सकता है, जिनसे प्रतिस्पर्धा की जा सकती है, जैसे कि माँ की जो स्वास्थ्य है उसका क्या महत्व है मानवीय विकास में. तो माँ के हेल्थ की इम्पोर्टेंस यानी महत्व, इसको कंटेस्ट नहीं किया जा सकता, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. मैटरनल मोर्टेलिटी इंडिकेट्स अ वुमन्स एबिलिटी टू एक्सेस हेल्थ केयर. मातृ मृत्यु का इंडिकेशन ये होता है कि एक महिला की कितनी क्षमता है कि वो हेल्थ केयर तक पहुंच सके, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस तक पहुंच सके, यानी गर्भ निरोधक यंत्रों तक पहुंच सके, न्यूट्रिशन पा सके यानी पोषण पा सके, एंड इन ए सेंस इज अ मार्क ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम. और एक सेंस में, एक मीनिंग में, मैटरनल मोर्टेलिटी एक चिन्ह है कि हमारा जो स्वास्थ्य केयर सिस्टम है वो कितना एफिशिएंट है उन डिमांड्स पे रिस्पॉन्ड करने में जो डिमांड्स उस पर की जाती हैं. यानी जो भी मांगे हेल्थ केयर सिस्टम से होती है, क्या हेल्थ केयर सिस्टम में इतनी एफिशिएंसी है कि उन पे रिस्पॉन्ड कर सकता है, उनमें सही प्रतिक्रिया कर सकता है. A recent study published in the peer-reviewed journal PLOS Global Public Health cast a shadow over the progress of healthcare targeting women in the country, but also questions the reliability of the country's own periodic estimates of maternal mortality ratio, or MMR, which is the number of mothers who die from complications in pregnancy for every 1 lakh live births. एक हाल में जो स्टडी प्रकाशित हुई थी एक ऐसे जर्नल में जिसको पीयर रिव्यू किया जाता है, यानी कि जो उसके जो भी लिख रहे हैं उनके बराबर के लोग उसका रिव्यू करते हैं कि उन्होंने जो लिखा है वो किस हद तक सही है या नया है. और इस जर्नल का नाम, इस मैगजीन का नाम है PLOS ग्लोबल पब्लिक हेल्थ. और इसमें जो स्टडी प्रकाशित हुई है वो एक शैडो, एक परछाई डाल देती है हेल्थ केयर की प्रोग्रेस पर, जो कि हमारे देश में वुमेन को टारगेट कर रही हो. ऐसा हेल्थ केयर का प्रोग्रेस जो कि वुमेन को टारगेट करता हो, बल्कि भारत के खुद के जो बार बार बीच बीच में समय समय पे जो अनुमान आते हैं मैटरनल मोर्टिलिटी रेशो के, उनकी रिलायबिलिटी यानी उनकी निर्भरता को भी पर भी प्रश्न चिन्ह उठा रही है. या MMR पे, MMR है कितनी माताएं की मृत्यु हो जाती है प्रेगनेंसी की जटिलताओं की वजह से. हर 1 लाख जीवित बर्थ, जब जीवित बर्थ होते हैं, जो शिशु पैदा होते हैं, उनमें से कितनी माएँ ऐसी हैं जो कि जो उनको जन्म रही हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है हर 1 लाख में से जो जीवित बर्थ होते हैं. Researchers from the International Institute for Population Sciences triangulated the data from routine records of maternal deaths under the Health Management Information System with census data and the sample registration system to provide the MMR for all states and districts of India. International
अंतर्राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज के जो शोधकर्ता हैं, उन्होंने 3 जगह से डेटा लिया। रूटीन रिकॉर्ड में से जो मदर्स की मृत्यु हो जाती है, उस रिकॉर्ड में से डेटा लिया, जो डेटा हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में रहता है, और उसके साथ उन्होंने मिलान किया। हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के डेटा से उन्होंने मिलान किया सेंसस के डेटा का, और जो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का डेटा है, इससे भी मिलान किया। यानी 3 टाइप के डेटा उन्होंने यूज़ किए, और उससे उन्होंने एमएमआर प्रोवाइड किया, हर स्टेट का और हर डिस्ट्रिक्ट का। And the analysis suggests that 70% of districts in India have reported MMR above 70 deaths, a target under the United Nations Sustainable Development Goals. और इसका विश्लेषण ये सुझाता है कि 70% जो हमारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कुल मिला के जो हमारे ज़िले हैं 640, उसमें से 448 जो कि 70% ज़िले हैं भारत में, उन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि उनकी मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट वो 70 के ऊपर है। यानी हर 1 लाख बच्चों के पैदा होने पे 70 माँओं की मृत्यु हो जाती है, 70 से ज़्यादा माँओं की मृत्यु हो जाती है। और 70 का जो टारगेट है वो यूनाइटेड नेशंस के लगातार डेवलपमेंट के गोल्स में से एक टारगेट है। Many of the districts in southern India and Maharashtra have an MMR of less than 70. बहुत से ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं साउथ इंडिया में और महाराष्ट्र में जिनका MMR 70 से कम है। At the same time, the northeastern and the central regions have the least number of districts, 12 and 6 respectively, with an MMR less than 70. और इसके साथ साथ इसी समय पे जो हमारे उत्तर पूर्वी और केंद्रीय क्षेत्र हैं, उनके पास सबसे कम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं। यानी कि 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं नॉर्थ ईस्टर्न में, और सेंट्रल रीजन में 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनका MMR 70 से कम है। Significantly, it also demonstrates the presence of huge within state inequalities. और महत्वपूर्ण ढंग से ये इस बात को भी डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि बहुत ज़्यादा स्टेट के अंदर के असमानताएं हैं, इनइक्वालिटीज़ हैं, इवन अमंग द बेटर परफॉर्मर्स। उन स्टेट्स में भी जो ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं MMR के मामले में, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। सिमिलर हेट्रोजेनिटी वॉज ऑब्जर्व्ड इन अदर स्टेट्स एज वेल। और इसी तरह की विविधता जो है परफॉर्मेंस में देखी गई थी दूसरे स्टेट्स में भी। अकॉर्डिंग टू द SRS डेटा, यानी कि जो एक सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का जो डेटा यूज़ किया गया है, उसके डेटा के अनुसार 2016 से 18 के बीच में ओनली असम हैज़ एन MMR ऑफ मोर देन 200। केवल असम का ही MMR 200 से ज़्यादा का है, 215 है। While in this district level assessment, the indications are that about 130 districts have reported above 200 MMR। और जबकि डिस्ट्रिक्ट के स्तर का जब आकलन किया जाता है तो ये इंडिकेशंस मिल रहे हैं, ये इंगित किया जा रहा है कि करीब 130 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जिन्होंने 200 MMR से भी ज़्यादा का MMR रिपोर्ट किया है। It is ironic that as the nation plans to celebrate the 75th anniversary of independence grandly, so many districts still show a very high MMR, clearly indicative of the inadequacy of the responsiveness of health systems. और ये बात ही विपरीत अर्थ वाली है। दो तरफा बात, जैसे कि एक तरफ बिल्कुल विपरीत अर्थ वाली जब दो तरफा बातें होती हैं उसको आयरॉनिक बोलते हैं। कि जैसे जैसे हमारा देश अपना 75वीं वर्षगांठ मना रहा है इंडिपेंडेंस की, बहुत भव्य तरीके से मना रहा है इसको, इतनी सारी डिस्ट्रिक्ट तब हैं जो कि अभी भी बहुत ऊंचा MMR दिखा रही हैं। और ये एक साफ तौर पे इंडिकेट करता है कि हमारा जो हेल्थ सिस्टम्स हैं, उनके उनके जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो अपर्याप्त है। यानी जो डिमांड उन पे की जाती है उस पर वो खरे नहीं उतर पा रहे हैं। बट दैट इज नॉट द ओनली रीजन। लेकिन वो कोई एकमात्र कारण नहीं है। There is adequate proof that improvements in access to contraceptives, antenatal care, post-delivery health care,
body mass index, and the economic status, besides the concerted reduction of higher order births, births in higher ages will help reduce MMR. इस बात का पर्याप्त प्रूफ है, सबूत है कि यदि हम अ, गर्भ निरोधक यंत्रों तक पहुंच को सुधार देंगे, या बच्चे के पैदा से होने से पहले की जो केयर होती है, एंटीनेटल केयर अच्छी कर देंगे, और यदि डिलीवरी के बाद की हेल्थ केयर ठीक कर देंगे, और यदि हम बॉडी मास इंडेक्स जो होता है वुमन का, उस पर ध्यान देंगे, और उसके इकोनॉमिक स्टेटस पे भी ध्यान देंगे, और इसके अलावा हम एक फोकस्ड हायर ऑर्डर बर्थ्स का रिडक्शन करेंगे, और यानी कि बर्थ जो हायर एजेस में होते हैं, ज़्यादा उम्र में जो बर्थ होते हैं उनको कम करेंगे, तो इससे हमारी जो एमएमआर है वो रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा उम्र में जब बच्चा पैदा करती हैं वुमेन, तो उनके मृत्यु का चांस फिर बढ़ जाता है। और अगर एक से ज़्यादा बच्चे जहाँ पे होते हैं वहाँ पर भी मुश्किल पैदा हो सकती है, जिसको हायर ऑर्डर बर्थ कह सकते हैं। द मैसेज ड्यूरिंग दिस माइलस्टोन एनिवर्सरी ईयर इज टू प्रॉम्प्ट। इस मील के पत्थर वाला जो एनिवर्सरी का ईयर है, जो वर्षगांठ का साल है, इसमें जो मैसेज है वो दो तरफा है, दो प्रॉन्ग का है, कि improve overall care for women and keep a real time track of such a crucial health data। एक तो हमें women की कुल मिला के केयर को सुधारना है, और दूसरा हमको रियल टाइम में ट्रैक करके रखना है जो इम्पोर्टेंट हेल्थ का डेटा है उसको। Immediate action is required to meet the SDG goal regarding MMR। तुरंत एक्शन की आवश्यकता है, जिससे कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है एमएमआर के विषय में, जो कि 70 का गोल है, जो मीट कर लिया जाए। अल्टीमेटली इट इज मोर देन अबाउट जस्ट द नंबर्स। और आखिरकार ये नंबर्स केवल नंबर्स की बात नहीं है, उससे ज़्यादा है। There are people, mothers and infants, entire families behind these numbers who will benefit from such an urgent and intense action on reducing eminently preventable deaths। क्योंकि लोग हैं उसके पीछे, माओ के पीछे और इन्फेंट्स के पीछे, पूरी पूरी फैमिलीज हैं, पूरे परिवार हैं इन नंबरों के पीछे, जो कि अगर कोई इस तरह का अर्जेंट एक्शन या तीव्र एक्शन लिया जाता है, जो कि प्रिवेंटेबल डेथ्स हैं, एमिनेंटली प्रिवेंटेबल, यानी ज़बरदस्त ढंग से जो प्रिवेंटेबल हैं, खूबसूरत ढंग से प्रिवेंटेबल हैं, जो हर हालत में प्रिवेंटेबल हैं, बहुत ज़्यादा प्रिवेंटेबल हैं, यानी जिनको रोकथाम करना चाहिए वो नहीं हो मृत्यु, ऐसे पर अगर हम तीव्र एक्शन लेंगे और अर्जेंट एक्शन लेंगे, तो उससे ये सारे परिवार बेनिफिट करेंगे, ना केवल मदर और इन्फेंट ही उससे फ़ायदा लेंगे। The second editorial, a hint of stability। स्थिरता की एक हिंट आ रही है श्रीलंका से। With the new government in Sri Lanka, India must review its options in extending help। जबकि श्रीलंका में अब नई सरकार आ गई है, तो भारत को अपने विकल्पों को रिव्यू करना चाहिए, फिर से उसके बारे में सोचना चाहिए कि हमें हेल्प श्रीलंका को बढ़ाना चाहिए श्रीलंका की ओर, क्योंकि जब तक गवर्नमेंट नहीं थी, तो अगर हम हेल्प भेजते भी तो वो सही जगह नहीं जाती है, दूसरे लोग उसको ले जाते, और लूटपाट के माहौल में कोई भी हेल्प देना संभव नहीं हो पाता है, सही लोगों को जहाँ तक वो पहुँचनी चाहिए वहाँ तक पहुँच नहीं पाती है। As a leader who was the lone member of his party in parliament, Ranil Wickremesinghe can only see his victory in Sri Lanka's presidential elections on Wednesday as a political windfall। एक ऐसे लीडर के रूप में जो कि एकमात्र सदस्य है अपनी पार्टी का पार्लियामेंट, रनिल विक्रमसिंघे के अपनी विक्ट्री को, अपनी जीत को केवल इस तरह से देख सकते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में जो इनकी जीत हुई है वेडनेसडे को, कि एक राजनीतिक बौछार हो गई है, ईश्वरी बौछार जिसको कह सकते हैं, या किस्मत की बौछार उन पे हो गई है। However, the position comes with a crown of thorns। लेकिन ये पोजीशन आ रही है एक ऐसे मुकुट के साथ जो कि कांटों से भरा हुआ है। His first challenge will be to reach out to the people, including protesters in Colombo, demanding his resignation, which is something politicians usually do before they win an election, not after। उनकी पहली चुनौती ये है
कि वो उन लोगों तक पहुँचे जिसमें शामिल हैं वो प्रदर्शनकारी लोग, जो विरोधकर्ता लोग हैं, जो कि कोलंबो में हैं, जो डिमांड कर रहे हैं उनका इस्तीफ़ा। जो कि और ये जो रिस्पॉन्स है, ये एक ऐसी चीज़ है जो राजनेता लोग आमतौर पे तब करते हैं जब वो इलेक्शन जीते होते हैं, उसके उसके पहले करते हैं, और इलेक्शन के बाद, इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद नहीं करते। एक बार वो जीत जाते हैं तो वो लोगों तक पहुंचते नहीं हैं, रीच आउट नहीं करते लोगों तक। Building credibility with them will require distancing himself from the very faction of the ruling SLPP backed by Mahinda Rajapaksa that won him the elections. अगर हम विश्वसनीयता को बिल्ड करेंगे उनके साथ, उनके लोगों के साथ, अगर मिस्टर विक्रमादित्य सिंह अपनी विश्वसनीयता को बिल्ड करेंगे तो उसके लिए ज़रूरी हो जाएगा कि वो अपने आप को दूर करें उस फैक्शन से, रूलिंग SLPP पार्टी के, जिसके सपोर्टर हैं महिंदा राजपक्षा, जिन्होंने उनके लिए इलेक्शन जीता है, दैट वन हिम द इलेक्शंस। तो इफ ही फेल्स टू सेटिस्फाई द स्ट्रीट, अगर वो सड़क को संतुष्ट करने में फेल हो जाते हैं, देन जनरल इलेक्शंस विच श्रीलंका कैन बेयरली अफोर्ड एट दिस पॉइंट विल बी द ओनली रिमेनिंग कोर्स। तब सामान्य इलेक्शन ही एकमात्र रास्ता रह जाएगा जो जिसको श्रीलंका मुश्किल से अब अफोर्ड कर सकता है। इलेक्शंस वुड ओनली फर्दर डिले द टास्क ऑफ इकोनॉमिक रीबिल्डिंग, और इलेक्शंस जो हैं वो और भी ज़्यादा डिले कर देंगे जो उस काम को, आर्थिक रीबिल्डिंग के काम को, पर्टिकुलरली द मच नीडेड नेगोशिएशंस विद IMF फॉर अ बेल आउट। और ख़ास तौर पे जो बहुत ज़रूरत है जिन वार्ताओं की IMF के साथ एक बेल आउट के लिए, यानी कि बचाव के लिए, जो कि बचाव का पैकेज IMF से मिलेगा, तभी वहाँ से वो बचाव उनका हो सकता है, क्योंकि IMF की क्षमता है कि वो ज़्यादा पैसा उनको दे सकते हैं बेल आउट के रूप में। In normal course, the six-time prime minister will be equal to the challenge. नॉर्मल रास्ते में तो जो 6 बार प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं वो उस चैलेंज के लिए पूरे उतरते हैं। However, his performance over the past few months as PM has not seen him emerge with any big ideas to control the crisis. लेकिन उनका जो प्रदर्शन रहा है पिछले कुछ महीनों में मुख्य प्राइम मिनिस्टर के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में, तो उस प्रदर्शन ने ये नहीं देखा कि कि वो कोई बड़े आइडियाज़ लेके उभरे हों इस मुश्किल हालात को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए। A combination of the fall in domestic production, tax revenues, remittances, and currency reserves signals that the road out of this economic trough will be arduous. एक कॉम्बिनेशन हो रहा है, सब चीज़ें मिल के एक इस तरह का माहौल बन रहा है कि जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो गिरा है, टैक्स रेवेन्यूज गिरे हैं, जो बाहर से पैसा आता है रेमिटेंसेस वो भी गिर गए हैं, और जो फॉरेन करेंसी रिजर्व्स हैं वो भी गिर गए हैं। ये सारी चीज़ें सिग्नल कर रही हैं कि इस आर्थिक जो खाई है उससे बाहर निकलना जो है बहुत ही कठिन टास्क होने वाला है। In addition, President Vikramasinghe and whoever fills his position as Prime Minister will have to make many more unpopular decisions once the IMF negotiations are concluded and the bailout stipulations and conditions spelled out. और इसके अलावा प्रेसिडेंट विक्रमासिंघे और जो भी उनकी पोजीशन को फिल करते हैं, भरते हैं प्राइम मिनिस्टर के रूप में, उनको बहुत से ऐसे अलोकप्रिय निर्णय लेने होंगे एक बार IMF के नेगोशिएशंस पूरे हो जाते हैं तो। और जो बेल आउट के जो ज़रूरतें हैं और जो शर्तें हैं वो जब स्पेल आउट हो जाती हैं तो उनको बहुत से अनपॉपुलर अलोकप्रिय डिसीजंस लेने होंगे, क्योंकि IMF शर्तें लगा देगा कि जिससे पैसा सही जगह जाए और वेस्ट ना हो, और वो पैसा फिर आखिर में वापस भी IMF को मिलना चाहिए। न्यू दिल्ली विल ऑल्सो हैव टू रिव्यू इट्स ऑप्शंस। न्यू दिल्ली को भी अपने ऑप्शंस को फिर से उस पर ध्यान देना पड़ेगा, गिवन द प्रॉक्सिमिटी, क्योंकि श्रीलंका हमारे एकदम नज़दीक में है
And as External Affairs Minister S. Jaishankar told an all-party meeting on Tuesday, और जैसा कि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक सारे पार्टीज की मीटिंग को मंगलवार को बताया, द गवर्नमेंट विल नेचुरली वरी अबाउट द स्पिल ओवर फ्रॉम द श्रीलंकन सिचुएशन। गवर्नमेंट जो है, ये स्वाभाविक है कि उसको चिंता होगी कि श्रीलंकन सिचुएशन से स्पिल ओवर नहीं होना चाहिए, कि वहाँ के लोग हमारे यहाँ नहीं घुस जाने चाहिए रहने के लिए, जैसे अक्सर देखा गया है कि बर्मा के लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं या बांग्लादेश के लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं जब भी कोई क्राइसिस होती है वहाँ पे। द मोदी गवर्नमेंट हैज अडॉप्टेड अ थ्री प्रोंग्ड स्ट्रेटजी। मोदी गवर्नमेंट ने एक तीन तरफा रणनीति अपनाई है, expressing sympathy with the people of Sri Lanka and their quest for stability and economic recovery through democratic means। पहला है कि हम सहानुभूति एक्सप्रेस कर रहे हैं, अभिव्यक्त कर रहे हैं श्रीलंका के लोगों के साथ, और उनकी जो कोशिश है स्टेबिलिटी के लिए और आर्थिक रिकवरी के लिए डोमेस्टिक तरीकों से, डेमोक्रेटिक यानी प्रजातांत्रिक तरीकों से, उसके लिए हमको सहानुभूति दिखानी है। दूसरा, एक्सटेंडिंग अनप्रेसिडेंटेड फाइनेंशियल असिस्टेंस, क्रेडिट लाइन्स एंड एसेंशियल फूड, फ्यूल एंड मेडिसिन वर्थ US $3.8 बिलियन सिंस जनवरी 2022। हमने बढ़ाया है अप्रत्याशित वित्तीय असिस्टेंस, हेल्प और क्रेडिट लाइंस, जिसमें यानी कि लोन लेने की जो लाइंस हैं, मतलब जो रास्ते हैं, और ज़रूरी फूड, फ्यूल और मेडिसिन जिनका कि दाम था करीब करीब $3.8 बिलियन, ये जनवरी 2022 से हम अब तक हमने वहाँ तक पहुँचा दिया है। एंड डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम द राजपक्षास। और तीसरी पॉलिसी इंडिया की है कि राजपक्षा लोगों से की फैमिली से और राजपक्षा से जो अभी तक लीड कर रहे थे या जीत रहे वहाँ पे जो रूल कर रहे थे, उनसे अपने आप को दूरी बनाई है। द पॉलिसी हैज रीप्ड डिविडेंड्स इन पब्लिक गुडविल इन श्रीलंका फॉर इंडिया। और इस पॉलिसी की वजह से बहुत फ़ायदा काटने का मौका मिला है पब्लिक के गुडविल का श्रीलंका में भारत के लिए, पर्टिकुलरली इन कंपैरिजन टू अदर पार्टनर्स सच एज चाइना। और ख़ास तौर पे दूसरे जो पार्टनर्स हैं श्रीलंका के, जैसे चाइना, उनके मुकाबले में भारत को ज़्यादा गुडविल मिला है पब्लिक का। दैट हैव ओनली प्रोवाइडेड ह्यूमैनिटेरियन एड वर्थ अप्रॉक्सीमेटली $74 मिलियन। और जो दूसरे पार्टनर्स हैं जैसे चाइना, उन्होंने केवल मानवीय हेल्प जिसका मूल्य के करीब करीब $74 मिलियन था, उतना ही प्रोवाइड किया है, एंड नॉट मच एल्स बाय वे ऑफ क्रेडिट लाइंस। और इसके अलावा और कुछ नहीं दिया, जैसे क्रेडिट लाइंस एंड डेट रिस्ट्रक्चरिंग एंड डेफरल्स ऑफ रीपेमेंट दिस ईयर। जैसे वो डेट को रिस्ट्रक्चर कर सकते थे, बहुत सा लोन चाइना ने दे रखा है श्रीलंका को, उसको रिस्ट्रक्चर कर सकता था, लेकिन उसने किया नहीं है। और रीपेमेंट जो होते हैं लोन के, कि पैसा जो वापस दिया जाता है उसको भी डेफर किया जा सकता था, यानी आगे समय बढ़ाया जा सकता था, वो भी चाइना ने नहीं किया है। इट इज सिग्निफिकेंट दैट इंडियाज फर्स्ट रिएक्शन टू मिस्टर विक्रमासिंघे's इलेक्शन was understated given the uncertainties still surrounding the government। ये बात महत्वपूर्ण है कि भारत का जो पहला रिएक्शन था मिस्टर विक्रमासिंघे के इलेक्शन को, वो थोड़ा सा अंडरस्टेटेड था। हमने बहुत उछल के बहुत तारीफ नहीं की उस बात की, थोड़ा स्टेटेड वे में कम कहते हुए हमने अपनी प्रतिक्रिया दी। और चूंकि बहुत सी अनिश्चितताएं हैं अभी भी जो गवर्नमेंट को घेरे हुए हैं। However, if the new government is to have a chance at overcoming the odds, लेकिन बहरहाल अगर नई सरकार को कोई भी चांस होना है कि वो मुश्किल स्थिति को ओवरकम कर लेंगे, न्यू दिल्ली सपोर्ट बायलैटरली एंड इंटरनेशनली विल बी एसेंशियल। उसके लिए न्यू दिल्ली का जो सपोर्ट है बायलैटरली और बायलैटरली श्रीलंका और इंडिया के बीच में, दोनों देशों के बीच में, और अंतर्राष्ट्रीय रूप से भी न्यू दिल्ली का जो सपोर्ट है ये जरूरी होगा। एंड द मोदी गवर्नमेंट मस्ट डिसाइड if continuing its policy of distancing from the leadership will achieve its objectives with its close neighbor in the months ahead। और मोदी गवर्नमेंट को ये डिसाइड करना जरूरी है कि क्या हमारी जो नीति है कि हम लीडरशिप से अपने आप को दूरी बना लेंगे, इससे हमारे उद्देश्य क्या हासिल कर पाएंगे हम, और अपने क्लोज नेबर के साथ आगे आने वाले महीनों में।
The third editorial is Rupee, work its way to a guided descent. रुपी अपना रास्ता बना रहा है एक गाइड होते हुए आरबीआई के द्वारा, और वो नीचे की तरफ धीरे धीरे जा रहा है. A less hawkish US Fed could quell concerns. अगर यूएस फेड यानी कि यूएस का जो सेंट्रल बैंक है, यूएस फेड जिसको बोलते हैं, वो कम हॉकिश हो जाएगा, अभी वो बड़ी जल्दी से इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है, उससे चिंताएं थोड़ी सी शांत होंगी. तो यूएस फेड को थोड़ा कम हॉकिश होना ज़रूरी है. द रुपी दिस वीक ब्रीच्ड द साइकोलॉजिकल बैरियर ऑफ 80 टू a dollar. इस हफ्ते में रुपी ने 80 रुपए पर डॉलर का जो साइकोलॉजिकल रुकावट है उसे तोड़ दिया. दिस शुड नॉट कॉज अनड्यू कंसर्न, और इससे कोई खास चिंता नहीं होनी चाहिए. The Reserve Bank of India has at its disposal the world's fifth largest foreign exchange stockpile that can cover the country's current level of merchandise trade deficit for nearly 2 years. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास उनके डिस्पोजल पे दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा फॉरेन एक्सचेंज का स्टॉक है, स्टॉक की ढेरी है, जो कि भारत के अभी के लेवल के जो मर्चेंडाइज का ट्रेड डेफिसिट है, 2 साल का ट्रेड डेफिसिट को आसानी से कवर कर सकते हैं. RBI has dipped generously into these reserves as the dollar strengthened against the rest of the world's currencies on a quantitative tightening by US Federal Reserve. RBI ने बहुत ही उदारता के साथ इन रिजर्व्स में अपने हाथ मुट्ठी भरी है, रिजर्व से डिप किया है अपने हाथ को, उसको निकालने के लिए रिजर्व्स को, और बेच देने के लिए. जैसे जैसे डॉलर मजबूत हुआ है तो डॉलर को आरबीआई ने बेचा है, जिससे कि रुपी को थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी बाकी दुनिया की जो करेंसीज हैं उनके खिलाफ जैसे जैसे डॉलर जो है स्ट्रेंथन हुआ है, तो आरबीआई ने रुपी को थोड़ा सा सपोर्ट दिया है, क्योंकि और ये इसलिए हुआ वर्ल्ड करेंसीज के खिलाफ डॉलर जो मजबूत हुआ, क्योंकि यूएस फेडरल रिजर्व ने टाइटनिंग की है, क्वांटिटेटिव टाइटनिंग किया है, यानी कि उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया है. पार्ट ऑफ द ड्रॉ डाउन इन रिजर्व्स, ऐसा कहना कि शायद करीब 9% का वहाँ पे अब इंटरेस्ट रेट हो गया है यूएस में, जबकि इन्फ्लेशन अराउंड 1 to 2% ही है. So there is a big difference between the inflation and interest rates in US. Part of the drawdown in reserves is also due to the depreciation of other fully convertible currencies that have fallen further than the rupee. और ये रिजर्व्स नीचे आए हैं, उसका वो इसलिए भी हुआ है क्योंकि जो फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स इसलिए भी नीचे आए हैं क्योंकि जो दूसरी फुली कन्वर्टेबल करेंसीज हैं उनमें डेप्रिसिएशन हुआ है, और वो रुपी के मुकाबले में ज़्यादा गिर गई हैं, और रुपी एक मैनेज फ्लोट में चल रहा है, क्योंकि इसको आरबीआई मैनेज कर रहा है कि वो ज़्यादा ना डूबे, फ्लोट करता रहे. मोर ग्लोबल कैपिटल फ्लाइट इज ड्यू as interest rate trajectories diverge among economies recovering from pandemic lockdowns and subsequent oil shock. और भी वैश्विक रूप से जो कैपिटल है वो भारत से उड़ के निकल जाएगा, और वो ड्यू है उसका निकलना, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट का जो रास्ता लिया जा रहा है वो अलग अलग टाइप का रास्ता लिया जा रहा है उन अर्थव्यवस्थाओं के द्वारा जो कि पैंडेमिक लॉकडाउन से रिकवर कर रहे हैं, और उसके बाद जो ऑयल शॉक आया उससे रिकवर कर रहे हैं. तो ये जो इंटरेस्ट रेट की ट्रेजेक्ट्रीज यानी जो रास्ता जो इंटरेस्ट रेट ले रहा है अलग अलग देशों में वो अलग अलग टाइप का हो रहा है. तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि कैपिटल यहाँ से भागेगा, क्योंकि हर देश अपने को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है. The pace of capital flight may be moderating, with crude oil edging lower from its peak in the immediate aftermath of the Ukraine war. यूक्रेन वॉर के बाद में, उसके इमीडिएटली बाद में जो पीक आ गया था क्रूड ऑयल के रेट्स का, वहाँ से जो क्रूड ऑयल है वो धीरे धीरे और नीचे आ रहा है, और जो जो पेस है कैपिटल के भागने का
इसलिए वो और अब थोड़ा सा कम हो रहा होगा। India withdrew a windfall tax on upstream oil companies a day after the rupee crossed the defensive milestone. इंडिया ने अपना एक जो विंडफॉल टैक्स लगा रखा था अपस्ट्रीम ऑयल कंपनीज के ऊपर, वो जो ऑयल कंपनीज, जो प्राइवेट कंपनीज खास तौर पे जो इंडिया में ऑयल बेचती हैं, एक्सपोर्ट करती हैं, उनके ऊपर जो टैक्स लगा रखा था, जब उसको इंडिया ने विड्रॉ कर लिया, जब रुपी इस डिफेंसिव माइलस्टोन को क्रॉस कर गया, यानी 80 रुपए के मार्क को क्रॉस कर गया, indicating the pressure on the central banks across the world to front load interest rate increases may be abating. और इससे ये इंडिकेशन मिल रहा है कि जो प्रेशर है सेंट्रल बैंक्स पे पूरे दुनिया में, कि वो इंटरेस्ट रेट को आगे करें, इंटरेस्ट रेट के इंक्रीज को आगे करें, ये प्रेशर जो है अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, यानी कि कम हो रहा है। यानी आगे जो है इंटरेस्ट रेट इतने ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद नहीं होगी, वो उस उम्मीद में कमी आ रही है। The Fed and RBI will be announcing rate actions over the next fortnight, and equity markets have turned bullish about the size of the expected hikes. जो फेड है और जो आरबीआई है, वो अपने रेट एक्शंस को अनाउंस करने जा रहा है अगले फोर्टनाइट में, अगले 15 दिनों में, और इक्विटीज मार्केट्स जो हैं वो बुलिश हो गए हैं। जो अपेक्षित हाइक है यानी इंटरेस्ट रेट में, उनका साइज को वो सोच रहे हैं कि ज़्यादा होगा शायद, इसलिए वो बुलिश हो गए हैं। क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट को आरबीआई बढ़ाएगा तो उससे हो सकता है कैपिटल इंडिया में वापस थोड़ा सा आए। A less hawkish Fed could quell concerns over throttling global economic growth in its battle against inflation. अगर फेड यानी यूएस का फेड अगर कम हॉकिश हो, यानी वो इंटरेस्ट रेट को कम बढ़ाएगा जैसा कि चांस लग रहा है, उससे चिंताएं थोड़ी शांत हो जाएंगी कि अपने इन्फ्लेशन के बैटल में कितना ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रॉटल होगी, यानी कि वो प्रेशर में आएगी या कम हो जाएगी, उसके बारे में चिंताएं शांत हो जाएंगी। यानी यूएस के फेड पर निर्भर कर रहा है कि कितना कम हॉकिश वो होते हैं, कितना कम वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं। A strong defense of the rupee is part of India's policy playbook because demand for its exports is more price elastic than for imports. एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस है रुपी के लिए, वो ये है, वो भारत की जो नीति की प्लेबुक है, पॉलिसी प्लेबुक, उसका पार्ट है एक रुपी का डिफेंस। क्योंकि और कहने का मतलब है कि भारत की ये पॉलिसी कि हम अपने रुपी को डिफेंड करते रहें, उसको गिरने ना दें, क्योंकि जो एक्सपोर्ट्स की डिमांड है वो ज़्यादा प्राइस इलास्टिक है इंपोर्ट्स के मुकाबले में। यानी कि जब एक्सपोर्ट बढ़ते हैं तो प्राइसेस उसके बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ जाएंगे। This caps the extent of currency depreciation, particularly when energy inflation is the focus of monetary policy. और इसकी वजह से जो करेंसी का डेप्रिसिएशन हो रहा था उस पर एक कैप लग जाता है, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं उसका प्राइस भी ज़्यादा बढ़ जाता है, उसके मुकाबले इलास्टिकली बढ़ जाता है जैसे जैसे रुपी नीचे जाता है। तो उससे हमारा करेंसी का डेप्रिसिएशन किस हद तक होगा उस पर कैप लग जाता है, खासतौर पे जब एनर्जी का जो इन्फ्लेशन है यानी कि जो पेट्रोल के प्राइसेस जो बढ़ रहे हैं, वो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी का फोकस है। Capital flows to emerging economies are principally determined by the pace of growth. कितना कैपिटल फ्लो इमर्जिंग इकोनॉमी में जाएगा वो मुख्यतः तय होता है उनके ग्रोथ के पेस से, कितना तेज वो ग्रो कर रहे हैं। एंड द सेंट्रल बैंक हैज बीन ट्राइंग टू अवर्ट अ हार्ड लैंडिंग ड्यूरिंग इट्स पॉलिसी नॉर्मलाइजेशन। और सेंट्रल बैंक ये कोशिश करता रहा है कि अपने जब जैसे जैसे वो पॉलिसी को नॉर्मलाइज कर रहा है, यानी एडजस्ट कर रहा है सिचुएशन के हिसाब से, तो एक हार्ड लैंडिंग को अवॉइड कर सके और स्मूथ लैंडिंग होनी चाहिए।
India needs to retain its place among the fastest growing major economies. इनफैक्ट लैंडिंग होनी नहीं चाहिए, हमको उड़ते रहना चाहिए ठीक ठाक। इंडिया को ज़रूरत है कि वो अपनी जगह बरकरार रखे, जो सबसे तेज़ ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज में एक बार पोर्टफोलियो इन्वेस्ट वंस द पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट रिज्यूम आफ्टर द फ्लाइट टू सेफ्टी। एक बार जो हमारे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स हैं जो हमारे देश में आए थे, यानी कि जो शेयर मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट आया है बाहर से, वो फिर से रिज्यूम कर जाए आना, एक बार जब सेफ्टी वाली जो फ्लाइट है उनकी पूरी हो जाए। जैसे कि आसार नज़र भी आ रहे हैं कि अब इंटरेस्ट रेट उतना ज़्यादा नहीं बढ़ाया जाएगा, तो ऑब्वियसली जो फंड्स हैं वो इंडिया में आएंगे, और जैसे जैसे आरबीआई भी इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा अगले 15 दिन में, तो वो फंड्स वापस लौटने चाहिए और हमारा स्टॉक मार्केट ऊपर की ओर जाना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि अगले 15 से 20 दिन में हमारा स्टॉक मार्केट जो है वो ऊपर की ओर उसके जाने के आसार हैं। द रुपी विल दस हैव टू रिमेन इन गाइडेड डिसेंट। तो इसलिए रुपी को एक गाइड किया जाएगा कि वो धीरे धीरे घटे, और इसी डायरेक्शन में रुपी को मूव करना अलाउ किया जाएगा।